बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप आपको पिछले लेक्चर्स जो हैं वो अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब तो हम ऑलमोस्ट जो है वो एंड की तरफ जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने कुछ लाग्रांज मल्टीप्लायर के हवाले से आपको कुछ एग्जांपल्स बताई थी, ग्रेडियंट निकालने बताए थे। उसके अलावा ये है कि हमने मल्टीपल इंटेग्रल्स जो हैं वो आपको उसके मुतालिक बताया था, उनकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी और आपको रेगुलर बाउंड्री के हवाले से मल्टीपल इंटेग्रल के मुतालिक आपको कुछ आर्टिकल्स बताए थे, फ्यूबेनिस थ्योरम बताया था। और इसके अलावा आज हम जो उसको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं वो इरेगुलर बाउंड्रीज़ के हवाले से, और उसको फर्दर जो है हम उसको ही लेके आगे चल रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। डबल इंटेग्रल्स ओवर बाउंडेड नॉन रेक्टेंगुलर रीजन्स। ठीक है, हमने अभी तक जो किया था हमने लिमिट्स को फिक्स किया हुआ था, रेक्टेंगुलर बाउंड्रीज थी और उसके हवाले से हमने अपना काम किया था। लेकिन अभी अगर हमारे पास कोई डोमेन है जो कि ना तो रेक्टेंगुलर है ना ही कोई उसकी कोई प्रॉपर शेप है, तो फिर उसमें हम किस तरीके से आगे चलेंगे वो हम आज शुरू कर रहे हैं। सो डबल इंटेग्रल्स ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है, आप जब भी बात करेंगे या पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन की बात करेंगे या फिर कंटिन्यूस फंक्शन की बात करेंगे। सो डबल इंटेग्रल्स ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ओवर नॉन रेक्टेंगुलर रीजन हैव द सेम अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज एज इंटेग्रल ओवर रेक्टेंगुलर रीजन्स। ठीक है, तो हमारी अलजेब्राइक प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं होंगी। ये देखिए, ये ब्लू जो है वो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास कोई भी डोमेन है जो कि रेक्टेंगुलर नहीं है। सो हम जो है इसको अगर हम कंसीडर करें तो प्रॉपर्टीज़ हमारी वही रहेंगी जो कि हमारी रेक्टेंगुलर रीजन्स की हैं। लेकिन हम ये इसको स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले द डोमेन एडिटिविटी प्रॉपर्टी सेज दैट इफ़ आर इज़ डिकम्पोज्ड इनटू नॉन ओवरलैपिंग रीजन्स। ठीक है, ओवरलैप करेंगे तो ऑब्वियसली जो आप इंटीग्रेट करते हैं तो ओवरलैपिंग में आपका जो है वो ओवरलैपिंग रीजन भी ऐड हो जाएगा। दो टाइम ऐड होगा तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट सही नहीं मिलता। सो इट शुड बी नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, दे शुड बी कंटिन्यूस लेकिन ऑन नॉन ओवरलैपिंग होने चाहिए। रीजन R1 एंड R2 विद बाउंड्रीज दैट आर अगेन मेड ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स और स्मूथ कर्व्स। देन ये देखिए, ये आपके पास कोई भी रीजन है, इरेगुलर बाउंड्री है। ठीक है, कोई भी इरेगुलर डोमेन है जिसमें हमने R1 और R2 दो डोमेन जो हैं वो इनको स्प्लिट कर लिया है। अब ये लाइन जो है इनकी कॉमन है लेकिन जो रीजन हैं वो नॉन ओवरलैपिंग हैं। सो हम टोटल हमारे पास रीजन जो है वो R1 और R2 का यूनियन है, तो आपके पास जो है वो ये कंप्लीट रीजन बनता है। सो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ओवर द होल रीजन। ठीक है, इफ़ f of x y इज़ अ फंक्शन डिफाइंड ओवर दिस रीजन, तो हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। DA जो है ये स्मॉल एरियाज़ हैं। अगर हम इसको जाएं तो ये आप देखिए कि हमने इस डोमेन को स्मॉल रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया है। ठीक है, ये जो स्मॉल रेक्टेंगल्स हैं इसमें अगर हम इसको इस साइड पे x एक्सिस ले लें, इस साइड पे y एक्सिस ले लें, तो ये स्मॉल डेल्टा ये kth एलिमेंट है। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं और इनको किसी साइड से भी आप काउंट करना शुरू कर दें। इस तरह हॉरिजॉन्टली काउंट करें या वर्टिकली काउंट करें, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। सो हम ये जो है ये एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट है हम उसको kth एलिमेंट कहते हैं। इसकी ये जो लेंथ है एलिमेंट की वो डेल्टा एक्स के है, क्योंकि हम इसमें एक पॉइंट ले रहे हैं kth एलिमेंट में एक्स के वाई के, और इसकी ये लेंथ जो है डेल्टा एक्स के है, ये लेंथ डेल्टा वाई के है। तो इस एलिमेंट का एरिया जो है डेल्टा ए के है। सो हमने आपको बताया कि रीमन सम हम किस तरह से करते हैं, हमने पिछले आर्टिकल्स में पढ़ा। सो हम जो है यहाँ पे इसकी जो इंटीग्रेशन है ओवर दिस रीजन, कोई भी आपका इरेगुलर नॉन ओवरलैपिंग रीजन है R, ठीक है, तो उसको हम कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ दिस रीजन इंटीग्रेशन ओवर द रीजन R1 प्लस द इंटीग्रेशन ओवर द रीजन R2। तो ये आपके पास टोटल जो है वो रीजन इस तरह से आता है। इफ f of x y इज अ पॉजिटिव एंड कंटिन्यूस ओवर R, ठीक है,
हमारे पास ये एक और रीजन है, ये आपके पास आर जो है इसके अंदर जो है आपकी ये एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आर जो इसका रीजन है, ठीक है। हमारे पास ये कोई भी फंक्शन है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, जिसकी हाइट पे किसी भी इसके अगर एक आप स्ट्रिप ले लें इसके सरफेस पे, और ये कोई जो है वो फंक्शन जहाँ पे इसकी वैल्यू है एफ ऑफ एक्स के वाई के, ये kth एलिमेंट है, ठीक है। इस पूरे को हमने स्मॉल रेक्टेंगल्स में कट कर लिया, और यहाँ पे जो इसका एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में आपके पास पॉइंट है एक्स के वाई के, और उसका एरिया जो है वो डेल्टा ए के है, और इसकी हाइट जो है वो आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स के वाई के है। आपको याद होगा हम एफ ऑफ एक्स वाई को z लिखते हैं, और ये z कोऑर्डिनेट जो है ये फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x एंड y आपके पास ये इस टाइप का जो है वो डोमेन बन रहा है, ठीक है। इफ दिस इज पॉजिटिव एंड कंटिन्यूस ओवर r, वी डिफाइन द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड रीजन, ठीक है। ये आपका पूरा जो है ये रीजन जो बनता है सॉलिड रीजन का, हम वॉल्यूम कैसे डिफाइन करते हैं, बिटवीन r जो इसके एक्स वाई प्लेन में है r एंड दिस सरफेस, ठीक है। ये आपके पास ये है ना, ये आर है एक्स वाई प्लेन में, और उसके ऊपर अगर मैं ये इस माउस की बात करूँ ना, तो ये इसका नीचे एक्स वाई प्लेन है, और ये पूरी जो सरफेस है वो जी के साथ एफ ऑफ एक्स वाई जो है ये सरफेस है। सो इसका जो वॉल्यूम है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, बिटवीन आर एंड द सरफेस जी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई टू बी इंटेग्रल, ठीक है। आपने इसको इंटीग्रेट किया तो देन यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस रीजन, ठीक है। आप देखिए कि हम जब इंटीग्रेट करते हैं सिंगल वेरिएबल के साथ तो हम एरिया अंडर द कर्व लेते हैं, लेकिन जब आपके पास दो वेरिएबल्स हैं तो अब उसमें क्या है कि उस केस में जब आप उसको इंटीग्रेट करते हो देन यू गेट द वॉल्यूम ऑफ द रीजन, ठीक है। जो भी आपका सॉलिड रीजन होता है, जो कि जिसकी जो ऊपर वाली जो सरफेस है वो आप एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो उससे आपको अपर सरफेस मिलती है, और नीचे जो भी आपकी प्लेन है जो जिसकी आप प्रोजेक्शन उस सरफेस की जब आप एक्स वाई प्लेन पे या इन केस एक्स जी प्लेन हो या जी वाई प्लेन वाई जी प्लेन हो, उस पे जब आप प्रोजेक्शन करते हो तो देन उस रीजन की और उस सरफेस का जो है दरमियान में जितना भी वॉल्यूम है वो आप इस इंटीग्रल के साथ कैलकुलेट करते हो। डी ए इज़ द स्मॉल एरिया, ठीक है। ए जो है वो एरिया को शो करता है, और डी ए आप डी ए को करेंगे। अब जिस तरह हमने कहा पिछले उसमें या ये इसमें देखिए ये एरिया है डेल्टा ए के, ठीक है। तो इसका एरिया जो है स्मॉल एरिया ये है, और जो जब आप इसको करेंगे तो देन इट एरिया ऑफ दिस स्मॉल रीजन, ठीक है, वो क्या है, दैट इज डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी वाई। तो जब हम इसको लिख सकते हैं आगे जो है वो डी ए को हम डी एक्स डी वाई की से भी डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर आर इज द रीजन इन द एक्स वाई प्लेन, ठीक है, हमारे पास देखिए ये इसका ये आपके पास एक्स वाई है, एक्स वाई के ऊपर आपके पास ये प्लेन है, ठीक है। नीचे जो है यहाँ नीचे इसका सिर्फ निचला जो है पोर्शन दैट इज द रीजन इन द एक्स वाई प्लेन बाउंडेड अबव एंड बिलो बाय द कर्व्स, ठीक है। आपके पास एक्स वाई प्लेन में अगर आप देखें तो ये लाइन जो है ये लाइन आपको y इज इक्वल टू जी टू एक्स है, ये बाउंडेड अबव है। ये वाली लाइन जो है यहाँ पे जो आपको नजर आती है दिस इज बाउंडेड बिलो, ठीक है। ये कर्व्स हैं, एक कर्व ये है, दूसरी कर्व ये है, एंड y इज इक्वल टू, ठीक है, जी टू एक्स वाई ये वाली है कर्व, और दूसरी वाली जो है वो जी वन एक्स जो है वो ये वाली है, ठीक है। आपके पास ये दो कर्व्स हैं, एंड ऑन द साइड्स बाय द लाइंस x इक्वल टू a, ये आपका x एक्सिस है, ये x इक्वल टू a है। तो ये लाइन जो है इस साइड से आप इधर से बाउंडेड है, और दूसरी जो बाउंडेड है वो इधर है। तो ये आपके पास जो है ये वाली पूरी की पूरी ये जो है रीजन है जो कि एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। फर्स्ट कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है।
सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे कोई भी वैल्यू x है, ठीक है, फॉर सम वैल्यू ऑफ x आप यहाँ देखें तो आपके पास ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ये बनता है, ठीक है। और ये जो अपर सरफेस है ये वाली, अगर अपर सरफेस है तो ये आपकी z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई से शो हो रही है, ठीक है, ये आपकी अपर सरफेस है। तो फर्स्ट कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एक्स, ठीक है, ये वाली जो ये आपको थोड़ा सा डार्क नजर आ रहा है ना, ये आपका ए एक्स है, ठीक है, फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स। आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है आपने क्या किया कि इसके आपके पास बाउंडेड अबव ये है, बाउंडेड बिलो ये है, आपने इसकी ये लिमिट्स ली और ये फंक्शन जो है एफ एक्स वाई डी वाई, ठीक है, आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई जब इंटीग्रेट किया, ये आपकी वाई वेरिएशन है, ठीक है। तो आपने जब इसको वाई तो किया तो नाउ इट्स फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। जब आपने वाई से इंटीग्रेट कर लिया तो आपके पास अब जो आपको मिलती है वैल्यू वो फंक्शन ऑफ एक्स है, क्योंकि वाई तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जो एरिया है दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स, कि आपके पास एक्स के साथ ये वेरी करता है, जो आप एक्स को आगे पीछे मूव करते हो, जाहिर है कि फंक्शन जी की वैल्यू चेंज होती है, ये इसकी कर्व चेंज होती है, सो द एरिया विल आल्सो बी चेंज। एंड देन इंटीग्रेटिंग ए एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी। पहले आपने इसमें इस तरह से लेके और जी में इंटीग्रेट किया, और उसके बाद जब ये इंटीग्रेट हो गया, ये एरिया आ गया, तो अब आपने इसको इस तरह से इंटीग्रेट किया, देन यू विल गेट द वॉल्यूम, ठीक है। तो x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक इसको इंटीग्रेट कीजिए एंड गेट द वॉल्यूम एज एन आइट्रेटेड इंटीग्रल। आइट्रेटेड इंटीग्रल कैसे, कि पहले आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया, फिर उसके बाद आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया। तो अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूं, वॉल्यूम क्या है, मैंने कहा कि इसको इंटीग्रेट कीजिए फ्रॉम a टू b, ax को विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इसमें अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आप देखिए कि क्या होगा। मैंने ax की यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की तो ये g1x से g2x तक f ऑफ एक्स वाई डी वाई ये हो गया, और फिर ये जो था इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b विद रिस्पेक्ट टू dx। तो आपके पास जो है वॉल्यूम इस तरीके से कैलकुलेट होता है। सो सिंपल तरीका है कि आपने जब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो आपकी जो एक्स वाई प्लेन में जो बाउंड्रीज डोमेन की हैं, रीजन की हैं, वो आप क्या करेंगी कि आप उन में y के साथ आप इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, और जो फंक्शन आपको गिवन है उसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ दिस रीजन। बहुत सिंपल है। इसके अलावा हम इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस है। सो अगर हमारे लिए इजी है तो हम पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर लें और फिर उसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर लें, तो भी कोई मसला नहीं होगा आपके कंटिन्यूस फंक्शंस के साथ। इस तरह से आप कर सकते हैं। सिमिलरली इफ r इज अ रीजन, ठीक है, वही बात है कि अगर हमने कोई रीजन जो है उस तरह से लिया, इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया, फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया। इसके अलावा हम रीजन को इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर इफ इट इज बाउंडेड बाय h2y x इक्वल टू h2y एंड x इक्वल टू h1y, ठीक है। अब आपके पास ये x, y और z कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आपके पास क्या है कि आपके पास एक तो ये कर्व है, यहाँ से देखिए डॉटेड सी नजर आ रही है, ये कर्व है h1y, ठीक है। आपके पास जो है फंक्शन ऑफ y यहाँ पे है, दूसरी कर्व जो है वो आपके पास ये है, ठीक है, x इक्वल टू h2y। तो आपके पास जो कर्व हैं, रीजन जो है वो बाउंडेड बाय दिस कर्व, अपर बाउंड है, लोअर बाउंड पे ये फंक्शन है। आपको याद होगा जब हम सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे थे तो हम एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स लेते थे, एक जी एक्स लेते थे, उसके दरमियान जो है वो एरिया ऑफ द कर्व बिटवीन दोज टू फंक्शंस जो है वो हम कैलकुलेट करते थे। ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से है, लेकिन अभी हमारे पास दो वेरिएबल हैं, सो हमें एरिया के बजाय एरिया भी मिलेगा, एरिया मिलेगा, और जब उसकी थर्ड आप डायमेंशन में जाएंगे तो आपको वो वॉल्यूम ऑफ द रीजन मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये है, अगर ये दो बाउंडेड अपर बाउंड और लोअर बाउंड इसकी ये है, और उसके बाद आपके पास ये दो लाइंस हैं, y इज इक्वल टू c, ये लाइन स्ट्रेट है, ये लाइन d है। रीजन आपका बाउंडेड जो है xy प्लेन में बाउंडेड
अबव है विद h2y और बिलो है h1y, और इस साइड से आपके पास y इज इक्वल टू सी है, y इज इक्वल टू डी है, ये आपके पास रीजन R है, ठीक है। तो फिर वॉल्यूम कैलकुलेटेड बाय, दिस इज अपर जो आपको फेस नजर आ रहा है दैट इज एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई, ये अपर उसकी जो है वो ये आपकी एक कर्व बन रही है, जो कि इसके साथ अगर कोई भी वैल्यू आप सर्टेन वैल्यू वाई ले लें, कोई भी ले लें, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिप अगर आपके कवर करता है तो कोई भी वाई के लिए आपके पास ये कर्व जो है सी बनती है, दैट इज एफ ऑफ एक्स वाई। देन आप इस टोटल जो है वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय स्लाइसिंग इज गिवन बाय द आइट्रेटेड इंटेग्रल, ठीक है, कि आपके पास h1y h2y, वही मैंने आपसे कहा था कि अगर आप उसको इंटरचेंज करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। अब ये है कि पहले हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे और फिर देन हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे। सो हम यहाँ पे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। फेबेनिस थ्योरम जो है वो हमने पहले किया था रेगुलर बाउंड्रीज के लिए, ठीक है, हमारे पास था और वो हमने किया था। अब हम यहाँ इर्रेगुलर बाउंड्रीज की बात करने जा रहे हैं। सो अगर एफ ऑफ एक्स वाई बी अ कंटिन्यूस ऑन ए रीजन आर, इफ आर इज डिफाइंड बाय एक्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, हमने जैसे पहली एग्जांपल की, पहला मैंने आपको बताया कि अगर आपका जो है रीजन है वो x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के दरमियान लाई करता है, और इसी तरह से y जो है y कोऑर्डिनेट में xy प्लेन में g1x है, एक कर्व है, और g2x है, अपर बाउंड ये है, लोअर बाउंड ये है, g1 एंड g2 आर कंटिन्यूस ऑन ए बी, ठीक है, हमारे पास ये दोनों जो हैं फंक्शंस जो हैं वो कंटिन्यूस हैं ए बी पे इंटरवल पे। देन इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर एफ ऑफ एक्स वाई डी ए इज इक्वल टू फ्रॉम ए टू बी, आपकी एक्स बाउंड है, फिर g1x g2x y बाउंडेड है, बाउंडनेस है, और फिर उसके बाद फंक्शन है एंड देन dy एंड dx। पहले ये फंक्शन है x का, सो जब आप y से इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये जो है a ऑफ x रह जाएगा, और फिर जब उसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, उसकी लिमिट्स लगाएंगे, देन यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ए एंड बी, और फिर g1 और g2 फंक्शंस, ठीक है, दो कर्व्स पे और दो लाइंस के साथ जो बाउंडेड रीजन है वो आपको मिलेगा। इसी तरह से अगर आपके पास r डिफाइंड है बिटवीन, अब फिर y साइड पे देख लीजिए, y आपकी दो स्ट्रेट लाइंस हैं, और इसी तरह से अगर आपके पास जो है वो x जो है वो दो कर्व्स हैं, x की अपर बाउंड ये है x एक्सिस पे और लोअर बाउंड ये है, तो फिर हम उसको और ऑब्वियसली ये दो कर्व्स जो हैं दे आर कंटिन्यूस ऑन सी एंड डी, देन आप उसका फिर वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम सी टू डी, फ्रॉम h1y टू h2y एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पे देखिए कि ये फंक्शन है x y का, ये फंक्शन है y का, यहाँ पे फंक्शन है x का, फंक्शन है x का। सो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो पहले आपके पास जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी द फंक्शन ऑफ x, ठीक है, उसको आपने x की फंक्शन होगा, और फिर जब आप dx के साथ उसको इंटीग्रेट करेंगे देन यू विल गेट द कांस्टेंट। इसी तरह से जब हमारे पास ये फंक्शन ऑफ y है तो पहले हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, वी विल गेट इन टर्म ऑफ y, और फिर जब y विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे तो देन ये सब्स्टिट्यूट करेंगे लिमिट्स, तो वी विल गेट अ कांस्टेंट वैल्यू जो कि उसका वॉल्यूम रीजन का वॉल्यूम होगा। अभी हम एक एग्जांपल करते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म आपको पता है क्या होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वो इर्रेगुलर बाउंड्री शेप होती है, रेक्टेंगल भी नहीं होता, उसके कट होते हैं, और फिर उसमें से जब आप रोशनी गुजारते हैं तो आपको डिफरेंट कलर जो हैं वो स्प्लिट होके, जो कि नेचर में हर रोशनी में 7 कलर होते हैं, तो वो 7 कलर आपके जो हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। सो प्रिज्म जो है वो होता है। अभी मैं आपको शेप दिखाऊंगी तो देन यू विल गेट एन आइडिया, ठीक है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म हुज बेस इज अ ट्रायंगल in the xy plane bounded by the x-axis and the line y is equal to x and x equal to 1, and
whose top lies in the plane। ठीक है, कि आपके पास क्या है कि एक प्रिज्म है जिसमें बेस जो है वो आपकी ट्रायंगल है। ठीक है, बेस आपकी ट्रायंगल है और जो कि बाउंडेड है, एक्स एक्सिस है, लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये देखिए कि आपके पास जो है बेस है वो एक्स वाई प्लेन में है और आपकी ये एक्स एक्सिस है, ये y इज इक्वल टू एक्स है ये लाइन, और x इक्वल टू 1 है ये लाइन। तो आपका जो रीजन बनता है वो ये जो आपके इसमें ब्लू कलर में जो आपको नज़र आ रहा है ये आपका बेस है। ठीक है, और जो फंक्शन है या जो थर्ड डायमेंशन में z डायरेक्शन में है वो आपके पास फंक्शन जो है वो है 3 माइनस एक्स माइनस वाई जो है z, वो उसकी टॉप जो है वो प्लेन की वो वहाँ पे है। सो हमारे पास ये शेप है, ये बेस है। बेस पे अगर आप इस पे आप स्ट्रेट लाइन खड़ी करें y डायरेक्शन में और फिर उसकी जो फंक्शन की वैल्यू है, देन आपके पास एक तो ये है कि आपने यहाँ से ये आपके पास रीजन है, आप लिमिट्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे ऑब्वियसली मैं इसको शो कर रही हूँ, लेकिन ये है कि आपके पास इस टाइप की शेप बनेगी जो आपकी अपर जो है ये अगर इसको देखें ये लाइन ये वाली, ठीक है, ये उसका टॉप है। ये आपका एक प्रिज्म बन रहा है कि ये ट्रायंगल है जो कि आपके बेस है और इसी बेस के ऊपर आप आए हैं और ये जो है ऊपर मतलब इस तरह से एक ट्रायंगल है और फिर उसके ऊपर इस तरह से उसको अगर काट दें, ठीक है, बिल्कुल एक ट्रायंगुलर शेप अगर खड़ी करें और उसको यूं कट करें तो आपके पास ये शेप बनती है और दिस इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस वाई। तो अगर आप x और y दोनों को 0 पुट कर दें यहाँ पे तो आप देखिए कि z जो है दैट इज इक्वल टू 3, तो आपका ये पॉइंट आपको मिलता है 0 0 3। ठीक है, कि आपका z 0। उसके बाद अगर आप सिर्फ x को 0 पुट करें, ठीक है, और आपके पास जो है x एक्सिस पे x 0 है तो आप y एक्सिस पे अगर आप पुट करें तो आपके पास जो है वो ये आपके यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, आपकी ये शेप है। सो आपके पास जो है ये अगर आप इसको 1 x को 1 पुट करें, y को 1 पुट करें तो देन यू विल गेट दिस पॉइंट। ठीक है, कि आपके पास 1 1 1 पॉइंट आएगा। ये पॉइंट आपका जो है ट्रायंगल पे बेस में ये पॉइंट आपका 1 1 है। तो इस पे जब आप z एक्सिस में आप एक्सटेंड करेंगे ये तो आपके पास ये पॉइंट जो है 1 1 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप ये आपके पास पॉइंट जो है वो x इक्वल टू 1 है तो 1 1 0 है, तो x को अगर आप 1 पुट करें, y को 0 पुट करें तो देन यू विल गेट दिस पॉइंट 1 0 और z जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो इस अपर जो है ना अपर बाउंड पे आपको ये 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं। सो आपकी शेप एनीवे आपकी शेप ये बन रही है। सो हमने इस शेप का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए पहला काम क्या है कि हमें यहाँ पे इसकी लिमिट्स देखनी है कि कोई भी जो है आपके जो है बेस है वो बाउंडेड है y इक्वल टू 0 पे एंड y इज इक्वल टू x पे। ठीक है, या अगर हम इस डायरेक्शन में देखें तो x इक्वल टू y है और x इक्वल टू 1 है। ये लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है। अगर इधर आप परपेंडिकुलर y के अगर पैरेलल, ठीक है, आप लें लाइन तो आपकी जो है ये लोअर बाउंड जो है y 0 है और ये वाली इस तरह से है। तो दोनों तरीकों से आप ले सकते हैं जो हमने फ्यूबेनिस थ्योरम में देखा है। सो आपके पास जो है और फंक्शन आपके पास ये है, आपके पास जो है वो लिमिट्स ये हैं और इसी तरह से y जो है अगर हम ये देखें तो हमारे पास x जो है फ्रॉम 0 टू 1 है, ये रीजन है, और y जो है 0 से y इज इक्वल टू x है। इसी तरह से अगर हम इस डायरेक्शन में देखें तो x इक्वल टू y है और x इक्वल टू 1 है और जो y की रेंज है वो फ्रॉम 0 टू 1 है। दोनों केसेस में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आपके पास जो फंक्शन है अगर हम देखें तो हमारे पास इसका फाइंड द वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम, अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, दो इंटेग्रल ओवर द रीजन आर हैं, एफ ऑफ एक्स वाई और डी ए। ठीक है, ये है, दिस इज इक्वल टू
मैं अभी अगली उस पे देख के स्लाइड से इसकी लिमिट लगाते हैं। एफ ऑफ एक्स है 3 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, और डी वाई डी एक्स लिख लें या डी एक्स डी वाई लिख लें। और ये लिमिट्स जो हैं ये कैसे होंगी, लिमिट आपकी देखिए कि आपकी जो है वो y 0 है और y इज इक्वल टू एक्स है और x फ्रॉम 0 टू 1 है। तो मैं इसको पहले तो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करती हूँ, उसमें x सब्स्टिट्यूट करेंगे और x फ्रॉम 0 टू 1 करेंगे, तो मेरे पास जो है वो x जो है वो 0 टू 1 है, y जो है 0 से y इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। तो जब मैंने इंटीग्रेट किया तो मेरे पास क्या आ जाता है, मैं पहले विद रिस्पेक्ट टू y करूँगी, x सब्स्टिट्यूट करूँगी, सो मेरे पास इंटीग्रेशन आ गई फ्रॉम 0 टू 1 और इसको इंटीग्रेट किया तो मेरे पास आ गया 3y माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर बाई 2 और इसकी लिमिट्स क्या थी, y इज इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू एक्स तक और फिर उसके बाद है dx। तो यहाँ आपके पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन मैंने की 0 टू 1, सब्स्टिट्यूट करूँगी y की जगह x को, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2, ठीक है। और फिर जब मैं y 0 पुट करूँगी तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। सो मेरे पास जो है ये सिर्फ ये रह जाता है। सो यहाँ पे मेरे पास जो है इसकी वैल्यू मैं इसको अगर करती हूँ तो दिस इज इक्वल टू 3x माइनस 3x स्क्वेयर बाई 2, ठीक है। ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 है और dx, इसको मैंने इंटीग्रेट किया तो अब मेरे पास आ गया 3x स्क्वेयर बाई 2 माइनस 3x क्यूब बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और इसकी लिमिट क्या है फ्रॉम 0 टू 1। तो ये 3 इसके साथ कैंसिल हो गया और मेरे पास क्या आ गया 3 और x को मैंने 1 पुट किया तो 3 बाई 2 माइनस 1 इसको पुट किया तो माइनस 1 बाई 2 और ये 0 है तो 0, तो सो मेरे पास क्या है 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, सो 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। सो इसका वॉल्यूम जो है वो आपके पास 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरा तरीका आप करें, मैंने पहला ये वाला देखा और इसकी मैंने लिमिट्स जो हैं वो फाइंड आउट की। लिमिट आपने कैसे फाइंड आउट की कि आपके पास जो रीजन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में, वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें पैरेलल टू वाई एक्सिस। जहाँ आपका लोअर इसमें एंटर हो रहा है इस रीजन में, जो पॉइंट y इज इक्वल टू 0 पे एंटर हो रहा है और कहाँ इस पे से निकल रहा है, वापस छोड़ रहा है, इसको लीव कर रहा है, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। आपकी ये लाइन क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स है, सो आपकी लिमिट जो है वो लोअर लिमिट y इज इक्वल टू 0 है, अपर लिमिट y इज इक्वल टू एक्स है और इसका दूसरी डायरेक्शन में जो है वो रीजन डोमेन क्या है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1 तक। सो आपकी ये दो लिमिट्स हैं। अगर आप दूसरी साइड से जाएं तो आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन y एक्सिस, ठीक है, इसमें फॉर सम वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो जब आप परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करते हैं विच इज़ पैरेलल टू द x एक्सिस, तो जहाँ पे ये आपका परपेंडिकुलर इस रीजन में एंटर होता है, दैट इज़ द लोअर लिमिट y इज x इक्वल टू y और वहाँ से लेके x इक्वल टू 1 तक ये आपकी इसकी लिमिट है। और फिर उसके बाद क्या है कि आपके पास ये रीजन जो है y एक्सिस पे फ्रॉम 0 टू 1 ये है। सो आपके पास जो है अगर आप इसको इस तरीके से इंटीग्रेट करना चाहें तो y इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू 1 अब y हो गया, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 1 और x क्या है, x इक्वल टू y एंड x इक्वल टू 1। तो आपके पास था 3 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो पहले आप इसको dx करें देन dy करें, ठीक।
ठीक है। तो आपके पास यहाँ से पहले आपके पास जो है 0 से 1 हम ये वाली ले लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई एक्स, ठीक है। और इसकी लिमिट हमने ली फ्रॉम y टू 1, ठीक है, और dy। अब x को हमने सब्स्टिट्यूट किया पहले 1 पे, तो आपके पास आ गया 3 माइनस 1 बाई 2 माइनस y हमने x को 1 पुट किया तो हमारे पास ये y आ गया, ठीक है। दिस माइनस लोअर लिमिट है 3y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 और dy। ये देखिए इसमें ये है कि ऑर्डर चेंज करने से आप बाज़ दफ़ा आपको इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाती है। सो आपको ये देखना होता है कि किस ऑर्डर से आप इंटीग्रेट करें, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले किससे आप इंटीग्रेट करते हैं फिर दूसरे वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो है उसको इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन आप देखिए कि हमने पिछली यही एग्जांपल जब पहले की है तो कितनी आसानी से वो कैलकुलेट हो गई, अब ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो गया। सो और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपका बिल्कुल भी पहले इंटीग्रेशन करें, मैं आपको अभी दिखाऊंगी, तो उससे आपकी इंटीग्रेशन होती ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाती है। और दूसरे वेरिएबल से अगर पहले इंटीग्रेट कर लें तो आसान हो जाती है, या बाज़ दफ़ा बिल्कुल भी नहीं होती। किसी भी तरीके से आप करें आपको इंटीग्रेशन जो है वो आसानी से इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सो उसके लिए फिर हम न्यूमेरिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं जब हमें जो है वो सिंपल जो है इंटीग्रेशन इन मेथड से नहीं मिलती। सो अभी यहाँ पे ये है तो सो इट विल बिकम इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5/2 माइनस y माइनस 3y माइनस 4y हो गया। और ये क्या हो गया माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, सो प्लस 3/2 वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करना है आपने 0 से 1 विथ रिस्पेक्ट टू dy। तो ये आपके पास हो जाता है 5/2y माइनस 4y स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2 y क्यूब बाई 3 और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 थी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 5/2 माइनस 2 और प्लस 1/2 और ये फिर 0। तो ये आपके पास देखें आपके पास 2 4 1/2 आ जाता है, यहाँ से 4 और 4 से 5, तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो दोनों केसेस में आपको रिजल्ट सेम मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इंटीग्रेशन जो है वो आप जिस तरीके से करें जहाँ से आपकी आसानी से आपकी हो सके, अदरवाइज फिर आपके लिए थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट जो है वो आपको सेम मिलना चाहिए। अब यहाँ देखिए ये मैंने जो अभी बात की थी ना कि बाज़ दफ़ा इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करने से आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, बाज़ दफ़ा वो आपको बिल्कुल नहीं मिलता। अब यहाँ पे है sin x ओवर x और dA ओवर द रीजन R, वेयर R इज़ द triangle in the xy plane bounded by the x-axis, the line y is equal to x and the line x equal to 1। वही चीज़ है जो कि हमने आपको ट्रायंगल जो शेप बताई थी उसी ट्रायंगल में हमारे पास रीजन है। सो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एक तरीका हम दोनों तरीकों से करके देखते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है वॉल्यूम अंडर दिस कर्व जो है वो बनेगा रीजन, ठीक है। हमने रीजन किया sin x ओवर x, dA क्या है dx dy, ठीक है, एरिया। अब हमारे पास क्या है कि हमने जो है हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है, y एक्सिस है, ये y है, ये x है, ये लाइन है y इज इक्वल टू x की, ठीक है। मेरे कोई बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है और x इक्वल टू 1 है, तो ये आपके पास ये रीजन है, ठीक है, आपके पास रीजन है। सो हमारे पास क्या है कि हम ये भी 1 है, ठीक है।
तो हम अगर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन करते हैं तो एग्जैक्टली उसी तरह से लिमिट है कि y इज इक्वल टू 0 है और ये वाला y इज इक्वल टू x है और आपके पास जो है x जो है 0 to 1 है। सो अगर मैं उस तरह से लूँ 0 to 1 और y इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू x पे, तो इसका मतलब ये है कि पहले मैं अगर इंटीग्रेट करूँ विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 0 to 1 और इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू y तो ये हो जाएगा sin x, क्योंकि जब आप एक इंटीग्रेशन करते हैं तो दूसरा जो वेरिएबल होता है आप उसको एज अ कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। ये हमने बहुत पीछे इन चीज़ों को रिपीट किया है, ठीक है। तो ये y हो गया एंड दिस इज dx, ठीक है। तो अब आपके पास जब आपने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू x पे, तो जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देन यू विल गेट साइन x डिवाइडेड बाय x और y जो है वो x हो जाएगा और 0 पे 0 हो जाएगा। सो आपके पास जो है वो 0 to 1 और dx, ये x और ये x कैंसिल हो गया। सो यू गेट साइन x dx फ्रॉम 0 to 1। जब इसको इंटीग्रेट किया तो आपको पता है साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज एक्स फ्रॉम 0 to 1, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आ जाती है माइनस कॉज ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस हो गया कॉज ऑफ 0, तो कॉज ऑफ 0 1 होती है। सो आपके पास 1 माइनस कॉज ऑफ 1 आती है, ये आंसर आपका आ गया। लेकिन अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करें दूसरी साइड से, ठीक है, कि हम यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, और हम देखते हैं कि कहाँ पे है, तो हम यहाँ पे एंटर हो रहा है तो आपके पास जो है x इंटीग्रेशन जो है वो x इक्वल टू y से लेके ये आपका देखिए ना x है यहाँ पे, ये x y पे है और x 1 पे है, ठीक है। तो यहाँ से अपर लिमिट जो है वो x 1 है और y की लिमिट क्या है, y 0 से लेके y 1 तक है, ये वाली लिमिट, ठीक है, ये लिमिट। तो ये आपके पास जो है साइन x डिवाइडेड बाय x डी x डी वाई, ठीक है। अब अगर मैं इसको अब ये मैंने लिमिट्स लिखी, ठीक है। तो अब ये है कि मुझे पहले जो है x इक्वल टू वाई वेरिएबल है, तो मैं इसको इसका इंटीग्रेशन ऑर्डर जो है वो चेंज करती हूँ कि ये x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहाँ से y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देन आपके पास साइन x ओवर x dx dy है, ठीक है। तो अब जब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करूँगी तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। ये मैं इसको न्यूमेरिकली तो इंटीग्रेट कर सकती हूँ लेकिन मैं इसको इन मेथड से इंटीग्रेट नहीं कर सकती। सो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि साइन x ओवर x जो है विद रिस्पेक्ट टू x जो है ये इंटीग्रेशन मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन आपने देखा कि यहाँ जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो ये कितना आसानी से मेरे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये मुश्किल है। सो ऑर्डर चेंज करके आपकी इंटीग्रेशन आसान भी हो सकती है और पॉसिबल भी हो सकती है, लेकिन ये है कि अगर दोनों तरीक़ों से पॉसिबल ना होती, यहाँ से पे मैं करती तो भी पॉसिबल ना होती, इससे करने से भी पॉसिबल ना होती, तो फिर मेरे पास एक तरीका था कि मैं इसकी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करूँ, ठीक है, कंप्यूटर की हेल्प लूँ या कोई दूसरी टेक्निक यूज़ करूँ। लेकिन इन सिंपल जो है मेथड से जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उन मेथड से इसकी इंटीग्रेशन मुमकिन नहीं है। सो ये मकसद था आपको इस पर्टिकुलर एग्जांपल को करवाने का। फाइंडिंग द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, अभी हमने देखें 2 एग्जांपल की और उनमें मैंने आपको बताया कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करनी कैसे की जाती है। सो हम उसको पर्टिकुलरली उसका प्रोसीजर डिफाइन करते हैं, किस तरह से आप इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे। प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन दैट अप्लाइज फॉर मेनी रीजन्स इन द प्लेन दैट आर मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉर विच दिस प्रोसीजर फेस, ठीक है, कि आपके पास जो है हमने सिंपल किया कि हमने 2 लाइनें ड्रा कर ली, एक परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस कर ली, दूसरी परपेंडिकुलर टू वाई कर ली इसकी,
कहाँ पे रीजन में लाइन एंटर होती है वो उसकी लोअर लिमिट ले ली, कहाँ उससे लीव करती है, कहाँ पे वापस जो है बाहर निकल रहा है, रीजन छोड़ रही है लाइन, वो उसकी अपर लिमिट हम ले लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए और जो है ये सिंपल प्रोसीजर हम ना कर सकें तो फिर हम किस तरीके से इस काम को करेंगे। सो लेट अस कंसीडर अनदर रीजन। ये आर है जो कि बाउंडेड बिलो है, ये लाइन आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, जब आपके पास x एक्सिस पे आप हैं तो ये इस 1 पॉइंट आपके पास आता है व्हेन y इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इक्वल टू 0 तो आपके पास ये जो पॉइंट है ये आपका रीजन का बाउंड्री पॉइंट है। और रीजन जो है ये अपर जो है इसका जो ये सर्कल है, ये सर्कल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ये आपकी जो ये वाली अपर आर्क है ये एट रेडियस 1 पे जो है वो लाई करती है। तो आपको इस रीजन का जो है वो फाइंड आउट करनी है लिमिट्स। सो क्या करेंगे कि व्हेन फेस्ड विद एवेल्यूएटिंग रीजन आर एफ ऑफ एक्स वाई डी ए, ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करना है इंटीग्रेटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अभी हम इसमें देख रहे हैं कि अगर हमने पहले y विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना हो फिर उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना हो तो हम किस तरह से लिमिट फाइंड आउट करेंगे कि आप पहले इसको तो स्केच करेंगे। ठीक है, जो भी आपके पास फंक्शन गिवन है, जो भी बाउंड्रीज गिवन हैं वो आप पहले उनको स्केच करें। स्केच द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन एंड लेबल द बाउंडिंग कर्व्स। ठीक है, कि आपके पास जो लिमिट्स गिवन हैं उनको पहले स्केच कीजिए एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि ये तो आपके पास अपर जो है वो z में है, ये z में है। तो आपकी जो यहाँ पे रीजन की जो लिमिट्स गिवन हैं पहले उनको एक्स वाई प्लेन में स्केच कीजिए। ठीक है, और फिर उनको लेबल कीजिए बाउंडिंग कर्व्स को, जैसे मैंने किया कि ये लाइन आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, ये जो है ये जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। सो इनको आप लेबल इस तरह से कीजिए। फिर फाइंड द वाई लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कि उसकी वाई लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन देखें, हमने कहा कि हम पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई हम इंटीग्रेट करेंगे और फिर उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे। उस केस के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्या करना है कि लिमिट वाई लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो इमेजिन अ वर्टिकल लाइन एल कटिंग थ्रू आर रीजन आर इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वाई। ठीक है, आपने ये रेड लाइन इंक्रीजिंग वाई डायरेक्शन में आपने एक लाइन की। ठीक है, वर्टिकल लाइन है विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई इंटीग्रेशन की लिमिट्स आपने फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे आपको वाई की वैल्यू मिलेगी, इधर वाई की वैल्यू मिलेगी। सो इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वाई मेक द वाई वैल्यूज वेयर एल एंटर्स एंड लीव। मार्क द वाई वैल्यूज वेयर एल एंटर एंड लीव। ठीक है, कि एल जो है ये लाइन है ये यहाँ एंटर हो रही है, इस पॉइंट को आप मार्क कीजिए। ये लाइन थी आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, आपके पास यही था ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इन टर्म्स ऑफ x जो है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो गया, यहाँ पे एंटर हो रही है। और ये जो है ये कहाँ एंटर हो रही है, ये भी y इज इक्वल टू आपके पास था वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो आपने y इन टर्म्स ऑफ x लिख लिया। सो आपके पास ये जो है ये आपकी अपर बाउंड है, ये आपकी लोअर बाउंड है। ठीक है, these are the y limits of integration। ठीक है, and are usually function of x instead of constant। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास एक जनरल वैल्यू है ना कि x आप यहाँ से लेके यहाँ तक जब वेरी करेंगे तो इसकी भी डिपेंडेंट होगा x पे, क्योंकि ये चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये इधर एंटर होगा, इधर लीव करेगा, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो आपका ये फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ए कांस्टेंट। अब ये है कि दूसरी क्या है कि आपने उसकी x की लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो x की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, चूज x लिमिट्स दैट इंक्लूड ऑल द वर्टिकल लाइंस थ्रू आर। वही मैंने कहा कि यहाँ से लेके ये आपका रीजन यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे सारा जो जहाँ जहाँ आपका रीजन है तमाम वर्टिकल लाइंस को इंक्लूड करेंगे, तो ये 0 से 1 तक का जो है वो आपका रीजन बनता है। द इंटीग्रल शोन हेयर इज फ्रॉम
रीजन आर फ्रॉम एक्स एफ ऑफ एक्स वाई डी ए, और डी ए क्या है, डी एक्स डी वाई है। अब यहाँ आपकी देखें, आपने पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना है, फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है। सो आपके पास एक्स जो है वो कांस्टेंट हो गया, एक्स फ्रॉम 0 टू एक्स 1 तक, और ये जो है वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स है, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स है। तो आपकी जो लोअर लिमिट है 1 माइनस एक्स है, अपर जो है जहाँ पे आपकी ये वर्टिकल लाइन जो है वो वहाँ उस रीजन से बाहर निकल रही है, वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये फंक्शन है, ठीक है। सो यू विल इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू वाई फर्स्ट, देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो टू एवेल्यूएट द सेम डबल इंटेग्रल एज एन आइट्रेटेड इंटेग्रल विद द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स्ड, ठीक है। कि हमने पहले ये किया कि हमने कहा कि हम इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना चाहते हैं, फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना चाहते हैं। उसके लिए हमने क्या किया कि हमने ये वर्टिकल लाइन ड्रा की, ठीक है, और फिर इससे लिमिट फाइंड आउट की, और ये हमारे पास आया। अब हम इसका ऑर्डर रिवर्स करना चाहते हैं कि हम पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना चाहते हैं, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना चाहते हैं। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो हम एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, हम ड्रा करेंगे, और विच इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस इन द इंक्रीजिंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन करेंगे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ वर्टिकल लाइन, जो आपने पिछले 2 स्टेप्स में देखी कि हमने यहाँ पे इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है, तो आपके पास यहाँ पे रीजन में एंटर हो रही है ये लाइन एट द पॉइंट। अब ये है कि क्योंकि हम यहाँ पे एक्स वेरी हो रहा है, ठीक है, आप एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना चाहते हैं, सो यू विल राइट इट इन टर्म्स ऑफ वाई। सो आपके पास क्या है, अब हमने इंस्टेड ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, हमने एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई लिखा है, और ये वापस कहाँ निकल रही है, अब ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो हमने एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिख लिया। सो आपके पास अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो y की वैल्यू है वो 0 से 1 तक जा रही है। सो लार्जेस्ट वैल्यू y 1 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 0 है। सो ये इंटेग्रल जो है अब क्या आएगा, y की वैल्यू फ्रॉम 0 टू 1 है, और x जो है 1 माइनस वाई से लेके 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट है एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स वाई। सो हमने ये 2 तरीके कर लिए कि हम अपनी जो है लिमिट्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब ये है कि एक एग्जांपल है, स्केच द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फॉर द इंटेग्रल दिस एंड राइट एन इक्विवेलेंट इंटेग्रल विद द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स्ड। अब पहला हमने क्या करना है, हमने पहले तो रीजन स्केच करना है जो लिमिट्स का है। लिमिट आपके पास क्या है, अगर हम मैं यहाँ देखूँ, ये जो चीज़ है दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू, तो आपकी जो लोअर लिमिट है, अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रा करूं, वाई एक्सिस ड्रा करूं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, एक पैराबोला है, ठीक है, ये आपका पैराबोला है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस तरह से, ठीक है, और y इज इक्वल टू 2x, कि व्हेन y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, तो ये आपके पास इस तरह करके एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ये ठीक है, रीजन इस तरह बनता है। अब ये है कि आपके पास व्हेन x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, दोनों में आपके पास यहाँ पे सेम पॉइंट है। फिर आपके पास अगर आप इसको 2 ले लें, x इक्वल टू 2 ले लें, तो आपके पास ये 4 आता है, और x 2 ले लें तो ये भी 4 आता है। सो आपके पास जो है यहाँ पे ये पॉइंट 4 जो है ये आपका मैचिंग पॉइंट है, सॉरी x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, तो ये आपके जो है ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। सो आपको ये इस रीजन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और आपके पास फंक्शन जो गिवन है वो ये है, और यहाँ आपकी लिमिट क्या है y की, वो लिमिट जो है वो फ्रॉम 0 टू y इज इक्वल टू x, और y जो है अपने x को सब्स्टिट्यूट किया, आपके पास इन टर्म्स ऑफ x आया, और y जो ये जो है इसकी x की लिमिट जो है वो आपकी 2 है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ये, तो ये आपका रीजन जो है यहाँ पे स्केच हो गया। अब इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। सो आपकी लिमिट कोई भी आप x की वैल्यू ले लें, इसको वर्टिकल आप करेंगे,
तो आपके पास क्या है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन है, यहाँ एंटर किधर हो रहा है, एट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लीव कर रहा है एट y इज इक्वल टू 2x पे, और आपकी x की लिमिट ये है, ठीक है। और अगर इसको रिवर्स करेंगे तो फिर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर y से ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू x एक्सिस। अब इसकी लोअर लिमिट अब क्या हो गई, अब इसकी लोअर लिमिट हो गई x इक्वल टू y बाई 2, ठीक है। ये y इज इक्वल टू 2x था, ये लाइन है स्ट्रेट, अब x इक्वल टू y बाई 2 हो गया, और ये क्या है, x इक्वल टू अंडर रूट y। तो अब लिमिट आपकी, जब आपने दूसरी तरफ से किया, रिवर्स किया, तो आपकी ये लिमिट हो गई, और यहाँ आपकी क्या है, लिमिट जो है y की ये 4 हो गई। यहाँ पे अगर इसको देखें तो आपके पास जो है अब y की दूसरी लिमिट 0 टू 4। सो अगर इसको आप रिवर्स करें तो ये आपके पास हो जाता है 0 4 x इक्वल टू y बाई 2 और x इक्वल टू अंडर रूट y, ये ठीक है। और इसको आप इंटीग्रेट करते हैं पहले विद रिस्पेक्ट टू x और फिर विद रिस्पेक्ट टू y। सो हमारे पास जो है ये देखिए कि ये आपके पास इस तरह से ये रीजन आपके पास आता है, और जब आपने इसका ऑर्डर रिवर्स किया तो आपके पास x इक्वल टू वाई बाई 2 और x इक्वल टू अंडर रूट 2 जो है वो ये आपके रिवर्स ऑर्डर में आ जाता है। अब ये है कि हम डबल इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डबल इंटीग्रल क्या हैं, कि पहली तो ये है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं कोई भी f ऑफ एक्स वाई एंड g ऑफ एक्स वाई, दे आर कंटिन्यूस फंक्शन, देन कांस्टेंट मल्टीपल, कोई भी आप कांस्टेंट रियल नंबर ले लें c, व्हेन इट इज़ मल्टीप्लाइड विद दिस फंक्शन, तो इसकी जब इंटीग्रेशन आप करते हैं तो ये कांस्टेंट जो है वो यू कैन टेक इट आउट, क्योंकि कांस्टेंट की इंटीग्रेशन ऑब्वियसली आप जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y तो फंक्शन में x और y चेंज होंगे, c जो है वो कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा। सो यू कैन राइट इट एज c इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द रीजन r और फंक्शन की इंटीग्रेशन विद कांस्टेंट। सो कहीं पे भी कांस्टेंट अगर कॉमन है यू कैन ऑलवेज टेक इट आउट, और आपका कैलकुलेशन जो है बहुत सिंपल हो जाएगी फॉर एनी वैल्यू नंबर c इज एनी रियल नंबर, ठीक है, कोई भी हो सकता है। सम एंड डिफरेंसेस के आपके पास दो फंक्शंस हैं f ऑफ एक्स वाई एंड g ऑफ एक्स वाई, बोथ आर कंटिन्यूस ओवर सम रीजन, ठीक है। तो आप उसका सम भी दो फंक्शंस का ले सकते हैं, उसको इंटीग्रेट करें या उनका डिफरेंस लेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ओवर द रीजन है f ऑफ एक्स वाई एंड प्लस और माइनस, प्लस है सम के लिए, माइनस उसके लिए डिफरेंस के लिए है। दोनों फंक्शंस को ऐड करें या दोनों फंक्शंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करें, यू विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। और प्लस का प्लस आएगा, माइनस का माइनस आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। सो यू कैन ऑलवेज स्प्लिट दिस इंटीग्रेशंस, ठीक है, कि जहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो तो आप उसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। सो ये हो गया डोमिनेशन। डोमिनेशन क्या है कि डोमिनेट करता है कि इफ़ दिस फंक्शन f ऑफ एक्स वाई dA, दिस इज़ द वॉल्यूम, आइदर दिस इज़ इक्वल टू 0 और दिस इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि वॉल्यूम आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव होता है। वॉल्यूम तो एक नंबर है, एक वैल्यू है जो कि हमेशा मैग्नीट्यूड है, सो इट शुड बी पॉजिटिव। और इफ़ f ऑफ एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन, अगर f ऑफ एक्स वाई 0 होगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम 0 होगा, दैट विल बी अ पॉइंट, दैट विल बी अ प्लेन, तो वॉल्यूम उसका 0 हो जाएगा। सो ये जो है मतलब अगर आपका इन एक्स वाई प्लेन है और z नहीं है, सो आपके पास वॉल्यूम जो है 0 हो जाएगा। और लेकिन अगर इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0 तो फिर ये भी ग्रेटर देन 0 होगा ऑन दिस रीजन, ठीक है। इसी तरह से क्या है f ऑफ एक्स वाई dA over this is the volume of this, ठीक है, domain bounded above by f of x y is greater than or equal to the volume bounded by another function, ठीक है, g of x y, if f of x y is greater than or equal to g of x y on this region। ये ऑब्वियस सी बात है कि एक अगर फंक्शन जो है आपका एक रीजन है, ठीक है, प्लेन है, उसके ऊपर एक कर्व है f ऑफ एक्स वाई, ठीक है, ये सरफेस है, तो ये अगर सरफेस बड़ी है आपकी इसकी
इसका अगर वॉल्यूम, क्योंकि ये जो है ये दोनों वॉल्यूम है, इंटीग्रेशन आपको वॉल्यूम दे रही है, तो अगर इसका वॉल्यूम बड़ा है इस वाली से, आपका नीचे रीजन सेम है, दो फंक्शंस हैं किसी रीजन में और एक यहाँ पे है, तो ये वॉल्यूम इस वाले की वॉल्यूम से कम होगा, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा है। सो फंक्शन की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो इनके वॉल्यूम भी ज़्यादा होंगे, और यही चीज़ आपको बता रही है कि अगर फंक्शन एक बड़ा है दूसरे फंक्शन से तो उसका वॉल्यूम भी दूसरे फंक्शन के वॉल्यूम से बड़ा होगा, सरफेस के। ठीक है, डोमेन बाउंडेड बाय दिस फंक्शन और वॉल्यूम ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस फंक्शन जो है वो इनका डिफरेंस इस तरह होगा, और इक्वल होगा जब दोनों इक्वल हो जाएंगे। एडिटिविटी क्या है कि अगर हम दो नॉन ओवरलैपिंग रीजन्स ले लें और उनको ऐड कर लें तो हम उनको ऐड कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी रीजन है R विच इज़ दिस यूनियन ऑफ R1 एंड R2, तो फिर हम इसकी इंटीग्रेशन जो है इनको स्प्लिट करके कर सकते हैं। ठीक है, वेयर R is the union of two non-overlapping regions R1 and R2। ये कहाँ पे, ये काम कहाँ आता है, जब आपके पास ख़ास तौर पे आपके जो है XY प्लेन है उसमें अगर नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो तो वॉल्यूम तो माइनस नहीं हो सकता ना, तो फिर क्या है कि फिर आप स्प्लिट कर लेते हैं कि पॉजिटिव साइड को आप एक तरफ रख लें, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लें, नेगेटिव साइड को एक तरफ कर लें, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लें और उनको ऐड कर लें, तो आपके रीजन्स जो हैं वो दोनों का वॉल्यूम आपको निकल आएगा। क्योंकि ये अगर आप इस अदरवाइज अगर पूरे डोमेन पे आप उस तरह करते हैं तो कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, कुछ पॉजिटिव आ रही हैं, तो आपको आंसर गलत दे सकती हैं। सो एक एग्जांपल है कि इंटीग्रेट फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स ओवर वाई। ठीक है, ये आपके पास एक अपर सरफेस है ओवर द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द लाइंस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें चाहिए बाउंडेड बाय द लाइन y is equal to x, y is equal to 2x and x equal to 1 and x equal to 2। तो इसमें क्या है कि आपके पास देखिए, अगर हम इसको देखना चाहें तो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। हमें कहा गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड बाय द लाइन y is equal to x, ये वाली लाइन हो गई y is equal to x, ठीक है, एंड दिस इज y is equal to 2x। ठीक है, ये दूसरी लाइन यहाँ हो जाएगी ऐसे करके, ठीक है, y is equal to 2x। ठीक है, कि when x equal to 1 y is equal to 1 ये हो जाती है। अब यहाँ x equal to 1 है तो y is equal to 2, तो इससे थोड़ा सा ऊपर होगी, और फिर यहाँ से x1 x2 अगर हम ले लें तो ये आपका रीजन ये लाइन तो आपके पास जो है ये आपको इसका फाइंड आउट करना है, जिसमें आपके पास जो है Z में आपके पास ये सरफेस है, तो आपके पास जो यहाँ बेस में जो है ये आपके पास ये वाला लाइन वाला रीजन है, और ऊपर की जो सरफेस है वो है x ओवर y। तो हमने इसको इंटीग्रेट करना है। हम क्या करते हैं, हमारे पास ये रीजन है, सो हम इसमें पहले तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन निकालते हैं। ठीक है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे कोई भी आप x ले लें, ठीक है, और यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रा करें, तो लोअर क्या है y is equal to x, ऊपर है y is equal to 2x, और इधर क्या है ये 1 है ये 2 है। सो आपकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x equal to 1 x equal to 2, और ये है y is equal to x लोअर एंड y is equal to 2x, और x over y dx dy। ठीक है, हम दोनों तरह से करके देख लेते हैं। अच्छा, इंटीग्रेट किया तो आपके पास क्या आ जाता है, 1 से 2 इंटीग्रेशन पहले हम करते हैं, और y को पुट करें तो विद रिस्पेक्ट टू अगर y हम इंटीग्रेट करें तो क्या है x log of y, ठीक है, वो ये है y is equal to x एंड y is equal to 2x और dx हो गया। ठीक है, ये आपके पास लिमिट आ गई। सो यहाँ से आपके पास आ जाता है 1 2x log of 2x माइनस
x log ऑफ x, ठीक है, ये हो गया dx। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ ना, 1/2 x कॉमन ले लिया, log ऑफ 2x माइनस log ऑफ x dx। आपके पास आपने बहुत अच्छी तरह ये पढ़ा हुआ है, ये क्या हो गया, log ऑफ 2x ओवर x, यही है ना, माइनस को इस तरह हम लिखते हैं dx, यहाँ पे x और x कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ गया 1 से 2 x log ऑफ 2 dx। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि ये log ऑफ 2 जो है वो कांस्टेंट है, सो आई कैन टेक इट आउट, log ऑफ 2 इंटीग्रेशन x dx फ्रॉम 1 to 2, तो ये आपके पास आ गया log ऑफ 2 x स्क्वायर बाय 2, ठीक है, और ये लिमिट है फ्रॉम 1 to 2, तो ये आपके पास आ गया 2 2s are 4, 4 by 2, तो 2 टाइम्स log ऑफ 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, और ये 1/2, ठीक है, जब 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 1/2 आ गया, तो आपके पास जो है ये आ जाता है log ऑफ 2, और 2 2s are 4, 3/2, तो दिस इज 3/2 log ऑफ 2, ठीक है, तो आपके पास ये आपका आंसर आ जाता है। इसके अलावा अगर हम चाहें तो हम इसको इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ से आप दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, उसको आप खुद करके देखिएगा, मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ कि यहाँ से परपेंडिकुलर y एक्सिस पे ड्रॉ करें, विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। इसकी अब आपकी लोअर लिमिट जो है y इज इक्वल टू 2 x इक्वल टू y ओवर 2 आ जाएगी, और x इक्वल टू y अपर आ जाएगी, और आपके पास जो है x की लिमिट जो है वो फ्रॉम 0 to 2 जो है यहाँ पे आपके पास आ जाती है, ठीक है। आपके पास जो y है वो यहाँ पे आपके पास जो है वो डोमेन आपका यहाँ से आप देखिए तो ये आपके पास y इज इक्वल टू कहाँ पे कंबाइन इसकी लाइन आपकी मिल रही है x इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आपके पास 4 आता है, ठीक है। तो ये आपका जो है y की लिमिट है फ्रॉम 1 to 4, और जो लोअर लिमिट आ जाएगी वो आ जाएगी x y ओवर 2, और ये x इक्वल टू y, तो वहाँ से इंटीग्रेट आप करें तो आपको आंसर यही मिलना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल हम करते हैं एरियाज ऑफ बाउंडेड रीजन्स इन द प्लेन, ठीक है, कि इफ़ वी टेक f ऑफ x y इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमने फंक्शन जो है वो f ऑफ x y जो है वो 1 ले लिया है, ठीक है। हम अगर इसको 1 ले लें तो वी कैन टेक दिस थिंग, तो फिर हमारे पास क्या है, इन द डेफिनेशन ऑफ द डबल इंटीग्रल ओवर अ रीजन R, ठीक है, आपके पास R रीजन है, और अगर हम इसमें फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाती है, जो कि अभी हम देखें हम कर रहे थे कि हम ले रहे थे ना ओवर द रीजन R f ऑफ x y d a, ठीक है। अब अगर हम इसमें f ऑफ x y को 1 ले लें, ठीक है, इसमें तो फिर क्या है, द रीमान सम Sn फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। हमने इसको n जो है स्प्लिट किया n रेक्टेंगल्स में, और ये और हर एक का जो है वो एरिया जो है स्मॉल एरिया वो d a k है, डेल्टा a k है। तो ये जो रीमान सम है दिस विल रिड्यूसेस टू, क्योंकि ये 1 हो गया, ठीक है, ये f ऑफ x y हमने 1 ले लिया, तो ये रिड्यूस हो जाएगा Sn इंटू डेल्टा a के इसमें सिर्फ, ठीक है। दिस इज सिंपली द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल्स, ठीक है, कि क्या है कि अब ये तो देखें ना, ये स्मॉल सम किया यहाँ से, चाहे काउंटिंग आप इधर से करें चाहे इधर से करें तो आपकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी, और k वेरी फ्रॉम 1 to n, जो n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं, तो ये आपको एरिया देता है। दिस इज द सेम एरिया ऑफ द स्मॉल rectangles in the partition of R and approximates the area of the whole region as the norm of the partition of R approaches 0. norm अभी देखें मैंने आपको पहले भी बताया था norm क्या होता है। norm is the area of the largest
दिस रेक्टेंगल, ठीक है, कि नॉर्म आपकी क्या है कि इसमें सबसे जो लार्जेस्ट है एरिया, आपने मुख्तलिफ एरियाज किए ना, तो जो सबसे बड़ा है व्हेन इट अप्रोचेस टू जीरो, इसका मतलब है कि बाकी तो सारे उससे छोटे हैं, वो तो ऑटोमेटिकली अप्रोच करेंगे जीरो को। एज द नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन ऑफ आर अप्रोचेस जीरो, द हाइट एंड द विड्थ ऑफ आर रेक्टेंगल्स इन द पार्टीशन, ठीक है, वही जो है वो नाम है। दिस अप्रोचेस टू जीरो, we define the area of R to be the limit when P norm approaches to zero, partition की norm when it approaches to zero, the sum of all the area, this will be converted into the integration over the region of dA. So this is the definition of the area. The area of a closed bounded plane region R is A is equal to the double integration over the region R इंटू डी ए क्या है, डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी वाई। सो आप एक दफ़ा इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, दूसरी दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, या पहले वाई से करें और फिर बाद में एक्स से करें। सो यू विल गेट द एरिया। सो नोट टू एवेल्यूएट द इंटेग्रल इन द डेफिनेशन ऑफ एरिया, इंटीग्रेट द कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1 ओवर आर। सो आपने क्या करना है कि आपने जब एरिया कैलकुलेट करना है तो आप फंक्शन की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो यू विल गेट द एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है। सो हम यहाँ पे आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं। हमने कुछ आपको डेफिनेशंस बताई, कुछ एग्जांपल्स बताई। सो आज का जो है वो लेक्चर हम यहाँ ख़त्म करते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला इसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।